वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपने जबरदस्त किस्म की ईद उल अजहा गुजारी है, जिसमें अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का आपको मौका मिला और सुन्नत इब्राहिमी को अगर आपने फॉलो करते हुए कुर्बानी का फरीजा अदा किया है तो उसमें भी SOPs का तमाम जरूरी एहतियात का आपने ख्याल रखा है। हर साल हम देखते हैं कि यही बातें हम लोगों को रिपीट करते हैं, याद दहानी कराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोताही रह जाती। बहुत सारे पैकेजेस हमने स्क्रीन पे ऐसे देखे कि इसके बावजूद कि कोविड-19 का खतरा था, लेकिन इलाके के मकीनों ने और लोगों ने, शहरियों ने, रिहायशियों ने इस पे कंप्लेन की कि जी उनके इलाके में सफाई का निजाम उतना बेहतरीन नहीं था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे इसमें थोड़ा सा गिला हमारी न्यूज टीम से भी होता है। हम ये देखते हैं कि कहीं पे अगर आग लग जाए तो हम कहते हैं कि जी देखा आपने अपनी ये गफलत की वजह से हुआ, नाअहली की वजह से हुआ। न्यूज का काम इवेंट्स को रिपोर्ट करना है, लेकिन इस बात पे जहन साजी करना या ये बता देना कि जी फलाने शख्स की नाअहली की वजह से या इनका फॉल्ट है, ये फॉल्ट फाइंडिंग फुप्पो का जो किरदार अदा करती हैं उसमें एक बहुत बारीक सी लाइन है। जर्नलिस्टिक एथिक्स ये कहती हैं कि आप चीजों की निशानदेही जरूर करें, लेकिन उसका जो नतीजा अखज करना है, उसकी वजह क्या बनी, उसकी आप खोज भी लगा सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं सुना सकते, वर्डिक्ट नहीं दे सकते। अगर कहीं पे आग लगती है और आग बुझाने का अमला थोड़ी देर में पहुंचता है या आग बुझाने के अमल में ज्यादा वक्त लगता है तो हम क्यों कर ये फैसला कर लेते हैं कि ये नाअहली है। इसी तरह अगर सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए कुर्बानी का फरीजा आपने अदा किया है और अलाइशें या दूसरी गंदगी आपके इलाके में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और वो उतनी तेज रफ्तारी से, उतनी बर्क रफ्तारी से जो आपने तवक्को लगा ली थी उसकी सफाई नहीं हुई, तो इसको क्या वाकई हम फौरी तौर पे नाअहली कह सकते हैं? क्या इसमें हमारी अपनी कोताही नहीं होती, जहां हम ये समझते हैं कि अपनी गली या अपने घर में हमने तो काम कर लिया, हमने कुर्बानी कर ली, उसके बाद फौरी तौर पे एक गाड़ी आए और इन अलाइशों को लेके कहीं पे भी चले जाए, हम इस फर्ज से, इस जिम्मेदारी से अब सुबुकदोश हो गए। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गिरा है जिसको सुलझाने की जरूरत है। ताली दोनों हाथों से बचती है। हम बहैसियत एक रिहायशी के, एक शहरी के, क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इसको छोटी सी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों पे देख सकते हैं। मैंने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में, हम ये गुफ्तगू पहले भी करते रहे कि कोविड-19 में बेचारों ने सैनिटाइजर गेट भी लगा दिया, मास्क भी लगा दिया, लेकिन जो शॉपकीपर अमला है और जो आने वाला खरीदार है वो बज़िद है कि जी उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं करना तो नहीं करना। अब क्या किया जा सकता है? जिस तरह, जिस इत्मीनान के साथ हम इन रूल्स को, रेगुलेशंस को रद्द करते हैं, रद्दी की टोकरी में डालते हैं और समझते हैं कि जी इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, ये हमारी नफ्सियात के उस पहलू को उजागर करता है कि हम चाहे कुछ भी हो गलती मानने को तैयार नहीं होते। क्योंकि गलती बुरी लगती है, गलती जाके अना पे चोट करती है, हमारे प्राइड को एक दचका लगाती है कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हमें अपने आप को बदलने की, सीखने की, बेहतर होने की जरूरत है और हमें गुंजाइश भी मौजूद है। ये कहीं ना कहीं हमें इस मौकफ से डरना सिखा दिया गया है। हालांकि हम अपने इर्द गिर्द देखें, वो तमाम लोग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत, शोहरत, नाम से नवाजा है, वो ये मानते हैं कि सीखने का अमल जिंदगी भर जारी रहता है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब ने, अल्लाह के तमाम पैगंबरों ने और वली अल्लाह लोगों ने भी हमें ये करके दिखाया है। यानी कभी भी सीखने का, मार्फत का और जुस्तजू करने का, इल्म हासिल करने का ये अमल रुक नहीं सकता। तो फिर आप और मैं क्यों ये तसव्वुर कर लेते हैं कि उम्र के खास हिस्से में पहुंच जाने से, जवान हो जाने से, किसी ओहदे पे पहुंच जाने से अब हम सीखने सिखाने से मुबर्रा हैं, अब हमें कोई जरूरत नहीं है कोई नई चीज सीखने की, क्योंकि जिंदगी गुजारने के जितने उसूल थे और जिस तरह हमारी शख्सियत होनी चाहिए वो मुकम्मल तौर पे जामे है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। एक दफा फिर परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए। यू एंड आई, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बना सकें, हमें गुस्सा ना आए, दूसरों से अच्छे अखलाक में रहें और कुछ उसूलों को अपनी जिंदगी का एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना लें। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। इस गलती से सीखना ही असल तरक्की है। और उम्मीद करते हैं कि इतने उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद, खासतौर पे देखिए जी 2020 ने हमें क्या सिखाया है कि बड़े बड़े प्लान्स हम करते हैं, चाहे कुछ एस्केप रूट के होंगे, कुछ लोगों ने सोचा होगा फलानी नौकरी छोड़ देंगे तो वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो भी रही है, मैं अपना काम परफेक्शन से नहीं भी कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल राइट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड
अगर आपके प्लान्स को अल्लाह मियां ने झटका दिया है और 2020 अब आप देखिए 8 महीने गुजर गए हैं, हम घरों में महसूर हैं, जिंदगी का एक नया रुख, एक नया तर्ज अमल देख रहे हैं, तो नाउ इट्स टाइम कि हम अपने अंदर लचक पैदा करें और सीखने की सलाहियत को उजागर करें। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बड़े अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। इसके अलावा जी हम हमारी जिंदगियां क्योंकि अब ज्यादा डिजिटाइज हो गई हैं, अपने डिजिटल एसेट्स को हम कैसे तहफ्फुज दे सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम लोगों से सुनते हैं कि जी उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, और ये बड़े से बड़े स्टार्स, पब्लिक फिगर्स, चाहे वो क्रिकेटिंग स्टार्स हों, मीडिया के पर्सनालिटी हों, उन सब के पास होता है। बल्कि आप जितने ज्यादा मशहूर हैं, आप उतने ही ज्यादा वल्नरेबल हैं कि आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है और आपको साइबर सिक्योरिटी का अटैक भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, उन पे भी अटैक होते हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो इंफरादी तौर पर हमें पता होनी चाहिए? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और सबसे पहले जी मैं बात करना चाहूंगी कि अपने अंदर इतना यकीन और एतमाद जरूर पैदा करें कि अगर आपको तनकीद का, नेगेटिविटी का सामना हो और आपको ये लगे कि अगला बंदा आपको नहीं समझ रहा, तो आप उसकी वैलिडेशन, उसकी सपोर्ट के बगैर भी अपने आप को कैरी थ्रू कर सकें। आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हमारी सबकी इनफरादी जिम्मेदारी अपने आप पे आयद होती है, लेकिन फिर भी जी हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, टीम मेंबर्स हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने जज्बात में, अपने इमोशंस में उलझ कर उनसे भी उलझ पड़ते हैं और कहीं ना कहीं तसव्वुर करते हैं कि इनको हमारा ख्याल रखना चाहिए। ये तवक्कुआत, ये एक्सपेक्टेशंस कितनी वैलिड हैं और कहाँ पे नामुनासिब हैं, ये समझने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है कि अपने इमोशंस की जिम्मेदारी हम खुद लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दूसरों के इमोशंस को भी ठेस पहुंचाए बगैर अपना रास्ता निकालना है। और खास तौर पे आजकल वर्क प्लेस पे ये बड़ा अहम हुआ हुआ है, क्योंकि कई दफा, जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, मेरा और मेरी टीम का राब्ता सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियो राब्ता है। काफी दिन गुजर गए हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, या तो व्हाट्सएप पे बात होती है या फिर टेलीफोन पे बात होती है। ऐसे मौके पे दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, इसको भांप पाना बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे जब आप अपने ही जहन के किसी प्रॉब्लम में या चक्कर में फंसे हुए हों, तो अगले की बात समझना और उसके बीच में एक विन विन सोल्यूशन क्रिएट करना बड़ा अहम होता है। हम जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझे ये लिखकर भेजा कि हमारी टीम या हमारा मैनेजर या हमारा वर्क प्लेस ये समझता है कि शायद हम छुट्टियों पे हैं, हालांकि हम भी काम करना चाहते हैं, हम अपने काम को उतना ही मिस कर रहे हैं और घर में बैठकर घर की और काम की दोनों की जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि वर्क प्लेस में इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अहम है, खास तौर पर जब एक वबा का, एक बीमारी का और 100 तरह के खौफ का साया आपके सर पर मंडला रहा हो। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सहर चावला। बताती चलूं कि शी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डेंटिस्ट्री एट CMH। आप क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एंड यू आर आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा फॉर बीइंग हियर विद अस। सर, अगर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूं कि लोगों में ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है और इमोशनल इंटेलिजेंस हमें किस तरह हेल्प कर सकती है कि अब फासले तो हैं, दूर दूर रहकर, घरों में रहकर काम करना है, लेकिन फिर भी टीम को और लोगों को ये महसूस हो कि वी आर अ टीम एंड समबडी हैज माय बैक। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आपने इतना खूबसूरत स्टार्ट किया है कि मेरे पास उसको मैग्नीफाई करना बहुत आसान हो गया। बात को आपने इतनी खूबसूरत और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तमहीद बांधी है, प्रॉब्लम भी आपने एक्सप्लेन कर दी है। बेसिकली बात यह है कि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो आपके पास पेशेंस भी है, सब्र भी है, वो आपके पास इंसाइट भी है, यानी अंदर से किसी चीज की समझ बूझ रखना बगैर उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए कि क्या हो रहा है, और वो आपके पास कंपैशन भी है। किसी बहुत समझदार इंसान ने कहा है कि कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। कंपैशन में अपने नाजरीन को आसान अल्फाज में समझाती चलूं कि क्या होता है। कंपैशन का मतलब है कि अपने आप को अगले की सिचुएशन में पुट करके सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो इस वक्त मुझे किस तरह महसूस होता। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों का एक सबसे खूबसूरत, सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक उनका यही होता है कि वो कंपैशनेट होते हैं, और एक उनका सबसे खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक होता है सिद्रा कि वो अपनी पहली इंपल्स पर यकीन नहीं करते। आप समझ रही हैं मेरी बात? जो पहली इंपल्स
चाहे वो आपकी एंगर की इंपल्स हो, चाहे वो आपकी एक्साइटमेंट, वो आपका रिस्पॉन्स नहीं होता, आपका रिएक्शन होता है। जब आप ट्रिगर हो जाते हैं और आपको किसी ने अगर कुछ लफ्ज कहा तो फौरी तौर पे या तो आप रो पड़ेंगे, चीखने लगेंगे। ये तमाम चीजें आपने कहा कि आपकी इंस्टिंक्टिव या आपके एनिमल ब्रेन से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली आपके दो ब्रेन आपके होते हैं। बीइंग अ मेडिकल बायोकेमिस्ट मैं ये बात भी बताती चलूं क्योंकि मैं हार्मोन्स भी पढ़ाती हूँ। आपका एक थिंकिंग ब्रेन होता है और एक आपका रैशनल ब्रेन होता है। जो आपका थिंकिंग ब्रेन, जो इमोशनल ब्रेन होता है, जहाँ पे इमोशन जनरेट होता है, उससे जो आपका इमोशन ट्रेवल करके जाता है आपके रैशनल ब्रेन में, जिसने एक्शन एग्जीक्यूट करना होता है, ये एरिया बड़ा प्लास्टिक होता है। यानी हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझा बुझा के ग्रूम कर सकते हैं, हम अपने इस बिहेवियर को अडेप्ट कर सकते हैं। तो इस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अगर कोई कहता है कि मैं तो हमेशा से रिएक्ट इस तरह करता हूं। मैं नाज़रीन को ये भी बताती चलूं कि प्लीज पर्सनैलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को कंफ्यूज ना करें। पर्सनैलिटी आईक्यू की तरह, आपके इंटेलेक्चुअल कोशेंट की तरह एक फिक्स्ड ट्रेट होता है, वो एक फिक्स्ड टेंडेंसी होती है। जैसे हम सिद्रा कहते हैं कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये प्लास्टिक एरिया होता है ब्रेन में, जिसको आप एक्वायर और आप अडेप्ट कर सकते हैं। और यही वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। यही अब इस चीज का इम्तिहान है। मैं बता दूं, एक ह्यूमन दिमाग दिन में 400 से ऊपर इमोशंस एक्सपीरियंस करता है और हम अपने दिन का मेजॉरिटी हिस्सा अपने वर्क प्लेस पे गुजारते हैं। तो हमारे वो इमोशंस थ्रू आउट हमें पता नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रिकल करते हैं और वो हमारे काम को, हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे कॉलीग्स को अफेक्ट करती हैं। हम सब काम करना चाहते हैं, हमारा भी आपकी तरह सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सब इस वक्त डेफिनेटली एक इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में है। और वल्नरेबल पोजीशन में कौन है इस वक्त उनके पास जिस पर वो अपने ये इमोशंस ट्रिकल करेंगे? हर वो इंसान जो उनके साथ खास करके प्रोफेशनल कैपेसिटी में इंटरेक्ट कर रहा है, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में इंटरेक्ट कर रहा है, खास करके वहां पर एजुटेशन वहां पे निकल रही है। यहीं पर हमारी जो ट्रेनिंग है, हमें कॉन्शियसली सिद्रा कोशिश करनी है, मेरे समेत हमें कॉन्शियसली कोशिश करनी है कि हम अपने माइंड को ट्रिकल करें कि जब इमोशन जनरेट होता है और जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हम उसको काम डाउन करें, हम अपनी फर्स्ट इंपल्स पर रिएक्ट ना करें। हाँ, हमें अगले का मैसेज भी कन्वे करना है, लेकिन बड़ी इज्जत से, बड़े सब्र से, बड़े एक चीज मेरे जहन में आ रही है। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये तमाम बातों से मैं आपकी एग्री करती हूँ, बट आई वांट टू गो बैक टू द अर्लियर कमेंट यू मेड। आपने कहा कि हम समझा बुझाकर अपने रवैयों को चेंज कर सकते हैं। आप में ये सलाहियत मौजूद होती है, आप फिक्स पर्सनालिटीज नहीं है, आप अपने रवैये में रद्द बदल ला सकते हैं। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं, और ये टर्म बड़ा यूजली इस्तेमाल होता है हमारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज का, यानी खुद पसंदी का वो लेवल जो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है। ये टाइप बी पर्सनालिटीज होती हैं जिनकी जिंदगियों में, जिनके रवैयों में कोई लचक नहीं होती। और आमतौर पर यह भी माना जाता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको काफी हद तक सेल्फिश होना पड़ता है, काफी हद तक सेल्फ सर्विंग होना पड़ता है, तो जो लोग काम की जगहों पे भी पावर पोजीशंस में बैठे हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस में बैठे हैं, उनमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज पाई जाती हैं। अब एक तरफ साइंस ये कह रही है कि नार्सिसिस्ट अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते, दूसरी तरफ मेरा उनसे सामना भी होना है इन अ वर्क प्लेस। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या ऐसा लीडर अपने आप को तब्दील कर सकता है, या फिर जो उसके साथ काम करने वाले कॉलीग्स हैं वो क्या करें? अच्छा, मैंने सिद्रा कहा है कि पर्सनैलिटी एक फिक्स ट्रेट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक फिक्स ट्रेट नहीं होती। मैंने अपने सेंटेंस में ये कहा था, मैं प्लीज दोबारा रिपीट करती चलूं। पर्सनैलिटी टेंडेंसी एक फिक्स ट्रेट ही होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी एक डिसऑर्डर। और मैं इतना बता दूं कि जो नार्सिसिस्टिक है वो बॉस तो हो सकता है, वो कभी लीडर नहीं होता। अगर आप दुनिया के स्टैटिस्टिक्स पढ़े ना, तो आपके पास जितने भी स्टैटिस्टिक्स है उसमें जितने भी लीडर्स रहे हैं, लीडर और बॉस में फर्क होता है। लीडर्स का इमोशनल कोशेंट हमेशा हाई रहा है एज कंपेयर टू देयर इंटेलेक्चुअल कोशेंट, और जो बॉसेस हैं उनका आईक्यू ज्यादातर उनके इमोशनल कोशेंट से हाई रहा है। तो जो सही फलाह की तरफ गए हैं वही लोग गए हैं। इंटेलेक्चुअल कोशेंट की इंपॉर्टेंस को मैं अंडररेट नहीं कर रही, लेकिन जो जिन लोगों का इमोशनल कोशेंट हाई है, लीडर्स वही रहे हैं। लीडर्स कभी भी वो नहीं हो सकता जिसका ईक्यू नीचे हो, क्योंकि लीडर होने के लिए ना सिद्रा आपको बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। लीडर होने के लिए करने की जरूरत होती है। टीम वर्क कौन कर सकता है? जिसमें सब्र बहुत ज्यादा हो, जिसको सबके तरीके से चलना आता हो, जो बातों को जज कर सके। नार्सिसिस्टिक बंदे के साथ आप डील कैसे करते हैं? आइडियली तो नार्सिसिस्टिक बंदे को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो आपका बॉस है, वो आपकी वर्क प्लेस पे, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको खुद बहुत सब्र से डील करना चाहिए, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनमें बड़ी एबिलिटी होती है कि वो आपको आसानी से फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। मैं अपने उन सब बहन भाइयों और कॉलीग्स को यही मशवरा दूंगी जो नार्सिसिस्टिक बॉसेस से डील कर रहे हैं, कि आप इसको अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज समझे, अपना इमोशनल कोशेंट हाई करने की, और आप इसको अच्छा, एक और सवाल पर हमारे पास आ रहा है साहर, ये आपने बहुत अच्छे उनको टिप्स दिए कि आपको खुद सब्र करना चाहिए, लेकिन एक चीज जो देखने में आई है कि जो लोग
जिनके लिए ये वर्क फ्रॉम होम की एक्सरसाइज ज्यादा डिफिकल्ट है, ये वो लोग हैं जिनको शायद ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत होती है। जब वो काम पे भी एक साथ काम कर रहे होते थे फिजिकल ऑफिसेज में, उनको हर चीज पे जो उन्होंने अच्छी की उस पर थम्स अप चाहिए, उस पर थपकी चाहिए, कहा जाए उनको बार बार, वो सवाल भी बहुत करते हैं और उनको वैलिडेशन अपने टीममेट्स की तरफ से, अपने बॉस की तरफ से बहुत चाहिए। अब जैसा कि आपने खुद कहा कि हर शख्स इस वक्त उलझा हुआ है, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है कि एक जूम मीटिंग के ऊपर या कॉन कॉल अगर हो रही है तो आपको वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर सके। तो ऐसे लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अच्छे काम को सराहा नहीं जा रहा और उनकी इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो रही। आपका उनको क्या मशवरा होगा? जी, मेरा देखिए, हर एम्प्लॉय की अगर ये इमोशनल नीड है कि उसको वैलिडेशन मिले तो ये गलत नीड नहीं है। जो बंदा अपना 100% पुट करता है और अगर वो चाहता है कि उसको वैलिडेशन मिले, अनलेस एंड अनटिल वो रिक्वायरमेंट जो है वो पैथोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, ये उसका राइट है, ये उसका हक है। और हर टीम लीडर का, हर बॉस का ये फर्ज है कि वो अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियल बोनसेस तो आप देते हैं, लेकिन आप उनको वर्बल एक्नॉलेजमेंट भी दें। तो मेरे उन सब, मैं क्योंकि खुद भी एक डिपार्टमेंट हेड करती हूँ CMH में, ठीक है, तो मेरे उन सब लोगों से जो किसी भी लेवल पर कोई डिपार्टमेंट हेड करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन हेड करते हैं, ये आपका फर्ज है कि जब आप जूम मीटिंग्स करते हैं और आपके एम्प्लॉइज इतनी मेहनत से अपने टास्क पूरे कर रहे हैं और शायद आपके हिस्से का भी कुछ काम करें और कोई काम बगैर किए भी सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सब कुछ तैयार रख रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप एटलीस्ट मैसेजेस ड्रॉप करें उनको। आप सिर्फ एक जूम मीटिंग इसलिए रखें कि आज मैंने मीटिंग इसलिए रखी है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये जरूरी है एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करने के। मैं सारे बॉसेस को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आपको बॉस अल्लाह ने किसी भी लेवल पे, चाहे 4 लोगों का बनाया, क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा। तो अपने आप को प्रूव करें, अपनी एम्प्लॉइज की इमोशनल नीड का ख्याल रखना हमारा सब लोगों का फर्ज है। अच्छा, मुझे बताएं साहर, अगर इमोशंस के मामले में कोई शख्स बहुत रूखा सूखा हो, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, आपका तो ये सब्जेक्ट है, यू विल नो मच मोर देन मी, कि अगर हम एक इमोशनली कोल्ड एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं या बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पड़े बड़े हैं, तो लोग अपनी इमोशन से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे अक्सर खवातीन कंप्लेन करती हैं कि मैं जी बहुत जिंदा दिल हूँ, रोमांटिक हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो इसी तरह अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए, सम पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे बताएं कि क्या इंटेलिजेंस के जरिए, यानी जैसे हमारा IQ है वो हमें EQ की तरफ हेल्प कर सकता है, हमारा IQ क्या हमें हमारे इमोशंस को नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है? मैं चाहूंगी कि आप 3 टिप्स लोगों को जरूर दें जिनके लिए इमोशंस या फीलिंग्स दे डोंट कम टू देम इजीली, अपने जज्बात का, अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन उससे उनके वर्क रिलेशनशिप्स खराब ना हो। दे डोंट कम अक्रॉस एज कोल्ड, दे डोंट कम अक्रॉस एज समबडी, यानी एक शख्स है जिसकी फितरत में नहीं है तारीफ करना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने कॉलीग्स की तारीफ नहीं करता, वो शायद घर में अपने बच्चों की भी तारीफ नहीं करता। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि 2-3 टिप्स जो एटलीस्ट उन्हें काम के एनवायरनमेंट में और आजकल के टफ एनवायरनमेंट में अपनी टीम्स के लिए जरूर अपनाने चाहिए? अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और रहमत एक इमोशनली इंटेलिजेंट बॉस है, क्योंकि वो बहुत तारीफ करता है फिर अपनी एम्प्लॉइज की। अगर आप बॉस नहीं है, इसके से होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। कुछ लोग दिल में तारीफ करते हैं, मुंह पे नहीं कर पाते। अच्छा, उसका तरीका, ऐसे लोग ना रिटर्न तारीफ करने में बहुत अच्छे होते हैं। आप रिटर्न लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। आप मत बोले मुंह पे, आप रिटर्न लेटर ऑफ एप्रिसिएशन निकाल दें, आप कोई फाइनेंशियल बोनस निकाल दें, आप उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल दे दें। टीम लीडर्स के भी डिफरेंट लेवल होते हैं, आप अपने लीडर्स के थ्रू कोई टाइटल अनाउंस कर दें, आप उनको 2 या 3 दिन की छुट्टी दे दें, ये बता के। ये भी तो एक एप्रिसिएशन का तरीका है। उसको ये होगा कि माय बॉस रियलाइज्ड वर्किंग सो हार्ड। और सबसे बढ़कर सहर, आप अपनी नेक्स्ट जूम मीटिंग ऐसे टाइम पे रखें जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। ये नहीं कि बॉस साहब ने खुद तो शाम के 7 बजे कुछ नहीं करना, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त वो हाजिर हो जाए और उनकी लाइन परेड हो जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे जेस्चर्स से अपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आजकल खास तौर पे इतना मशीनी दौर से गुजर रहे हैं कि हमारा आपका राब्ता, इंटरेक्शन ऑल थ्रू अ स्क्रीन हो रही है और हम फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो ये बड़ा अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कि जब सब कुछ डिजिटल पे काम करना है तो डिजिटल एसेट्स का सिक्योर होना और हमारे डेटा सिक्योर होना कितना अहम है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक। बात की जा रही थी कि आजकल राब्ते का बेहतरीन तरीका हमारा डिजिटल कनेक्शन है, और यही नहीं कि ऑफिसेज अब सिक्योर कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। जूम पे, स्काइप पे हम देखते हैं कि इंफरादी तौर पे लोग अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप्स पे और अपने पर्सनल राब्ते भी इस पे कर रहे हैं। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि अ लॉट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन इज आउट देयर, हमारे गैजेट्स में, चाहे हमारे सेल फोन्स हो, चाहे हमारे लैपटॉप्स हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सोशल मीडिया, जिसमें आप पब्लिक इंफॉर्मेशन जानते पूछते हुए यू योरसेल्फ आर प्रोवाइडिंग, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कहां कहां इंफॉर्मेशन जा रही होगी। सो कई चीजें जिसका हमारे बारे में ब्लाइंड स्पॉट्स है, खुसूसन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, मेरे पास सेगमेंट में टाइम कम है। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे हम सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं, किन चीजों का हमें जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी मिर्जा बुरहान बेग, आप सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं। इसके अलावा यू आर आल्सो एन इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बुरहान, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे जितने पब्लिक फिगर्स हैं, जिनके वेरीफाइड पेजेस हैं, ब्लू टिक पेजेस हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं ऑफ साइबर अटैकर्स, यानी लोग उनके अकाउंट्स को हैक करने की बारहा कोशिश करते हैं। वो क्या कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को ज्यादा महफूज बनाने के लिए? और देखें जी, इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी अकाउंट अगर सिक्योर करना होता है तो पहले हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक किस्म का यूज़र नेम और पासवर्ड की एक फैसिलिटी थी, और जो कि हम यूज़ करते थे फॉर पासवर्ड अकाउंट सिक्योर करने के लिए। लेकिन अब आजकल के दौर में हमारे एक नई चीज़ आ गई जिसको हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, 2FA, जिसके अंदर आपके पास मोबाइल फ़ोन पे या ईमेल के ऊपर कोड एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक SMS ड्रॉप होता है, और जब तक आप वो कोड नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक वर्क्स ऑन जियो लोकेशन एज वेल, कि अगर मैं आज अगर कराची से लॉगिन हूँ, मेरे पास OTP भी है, मेरे पास मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड भी है, लेकिन अगर मैं कल लाहौर चला जाता हूँ, साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो फेसबुक मुझे ये वार्निंग देगा कि लास्टली आपकी ये नोन लोकेशन नहीं है, तो अगर आप मिर्ज़ा बुरहान बेग हैं तो कन्फर्म इट विद योर ईमेल आईडी और समथिंग एल्स, तो वो जियो लोकेशन पे भी टैगिंग हो रही होती है। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, जितने आपने बोला सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, जितने हैंडलर्स होते हैं इनके, डिजिटल एजेंसीज होती हैं, तो व्हाट दे डू, दे प्योरली फोकस ऑन देयर कंटेंट एंड द सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि एक पब्लिक फिगर है जिसका एक वेरीफाइड अकाउंट है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर डेटा की एक वैल्यू होती है। अगर हम लोग अपनी सिक्योरिटी टर्म में बात करें तो हर एक डेटा की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल माइट बी ऑफ 1 लाख रुपीज़, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो आपके लिए मे बी 10 लाख रुपए का हो सकता है, और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पर्सनल डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा डेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो what they can do, all the people, what can they do? They can first assure their lending any social media platform to activate their 2FA service on their mobile phone for their accounts. Apart from that, जिस email service को वो यूज़ कर रहे हैं, for example Gmail या Hotmail या कोई भी email service यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी 2FA की authentication को ऑन करें, ताकि if someone bypass your first layer, then it might be not going into your second layer of defense. कि अगर आपका, अच्छा बुरहान, even if you are not a public figure, अगर आप एक नॉन मकबूल शख्सियत नहीं हैं, जैसे हम पहले वाकयात देखते थे, आपका मोबाइल कहीं मिसप्लेस हो गया है, या आपसे छीन लिया गया है, या चोरी हो गया है, अब जो उसके अंदर डेटा है, क्योंकि मैंने अपना डेटा ना डिलीट किया था ना उसको सिक्योर किया हुआ है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक मेरे सेल फोन के ऊपर एक पासवर्ड हो, लॉगिन हो, जिससे कोई उसके अंदर जा सकता है, तब मैं अपना डेटा जो किसी और के हाथ में है, मेरा गैजेट, क्या सिक्योर कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से नोन नहीं है कि आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका डेटा रिकवर कर लिया जाता है। इफ़ अगर उस पर पासवर्ड भी लगा हुआ है तो उसका डेटा रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला मेरा मशवरा ये है कि अपनी पर्सनल चीज़ें अपने मोबाइल में ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यू कैन यूज़ एनी क्लाउड सर्विस, गूगल है, अमेज़ॉन है, ये सब एक क्लाउड सर्विस के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आपको सर्विस देती हैं फॉर सिक्योर अपलोडिंग ऑप्शंस। आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आईफोन की, तो आईफोन के ऊपर iCloud के ऊपर हमारे पास सारी डेटा चला जाता है। गूगल की बात करते हैं तो गूगल फोटोज़ के ऊपर हमारा सारा बैकअप बन रहा होता है। अगर हम अपने मोबाइल के अंदर डेटा रखना भी चाह रहे हैं तो हम अपने मोबाइल की कोर स्टोरेज में रखें।
एक चीज़ मैं बड़ा इस पर स्पेसिफिक कर दूं, एंड्रॉयड यूज़र्स के अंदर होता ये प्रॉब्लम कि 32 GB का मेरे पास मेमोरी होती है और आई पुट 64 GB कार्ड ऑन इट कि मेरा डेटा ज़्यादा मज़ीद मैं सेव कर सकूं। व्हाट इफ़ कि अगर मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है और वो मेमोरी कार्ड के अंदर ही मेरा मेन कैमरे का फोल्डर है या मेरा जो भी XYZ इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मेरा सिर्फ कार्ड मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं लगाना है और आपका डेटा मैं पुल कर लूँगा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं डेटा लीक हो गया है, अब हम क्या करें कि अब मेरा डेटा लीक हो गया या समवन इज़ ब्लैकमेलिंग मी, तो आपके पास FIA के इदारे हैं जहाँ पे ये सर्विस पूरी प्रोफेशनली और फुली प्योरली क्वालिफाइड पीपल आर देयर कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि आपका डेटा किस तरह वापस आएगा। अगर डेटा नहीं भी आता तो आप एटलीस्ट ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास आपका डेटा मैं डिलीट कर दूँ तो आपका डेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको उन चीज़ों से सिक्योर कर सकता हूँ जिन चीज़ों की आजकल बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। ओके, इसी हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि काफी लीक फोटो स्कैंडल सामने आया है, तो एक बात गर्दिश करने लगी कि आप अपना सारा का सारा डेटा अगर डिलीट करके भी अपने फोन को रीसेल करते हैं, तब भी हो सकता है आपने जो भी डेटा और चीजें उसके अंदर स्टोर की थी, कभी कोई तस्वीर ली थी, कोई डॉक्यूमेंट रखा था, उन सब का कहीं ना कहीं एक हिडन फोल्डर में बैकअप बन रहा होता है जो कि रिट्रीव किया जा सकता है। अगर कोई शख्स अपना पुराना गैजेट बेचना चाहे तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? क्या सिर्फ फैक्ट्री सेटिंग्स पे उसको करके या डिफॉल्ट क्लीन अप करके आप अपने डेटा से उसको खाली कर सकते हैं या नहीं? इस पे क्लैरिटी दीजिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह हमारे पास फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अच्छा, इस पर थोड़ा सा और मैं आपको एक और एड पॉइंट कर देता हूँ कि हमारे पास एक दुनिया के अंदर एक जैसे नॉर्मल इंटरनेट है, आप जानती हैं डीप वेब भी एक, डार्क वेब भी एक चीज़ होती है जहाँ पे डेटा सेल आउट होता है, ब्लैक मार्केट होती है जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेल आउट होती है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड शेयर्स होते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक वैल्यू रखी जाती है। अच्छा, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आइटम इन द ब्लैक मार्केट, जो कि सबसे ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव सेल आउट होते हैं आपके मेडिकल रिकॉर्ड। देन आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड आता है, आपका कोड आता है, आपके डेटा आता है डिफरेंट। अच्छा, होता क्या है कि हम नॉर्मल कंपनीज में जैसे हम एनवायरनमेंट में हैं, हम क्या करते हैं, एक हार्ड ड्राइव की लाइफ पूरी हो गई ऑफिस के अंदर, हम क्या करते हैं उसको डिस्कार्ड करके एक नई हार्ड ड्राइव मंगवा लेते हैं। लेकिन बाहर मुल्क में क्या होता है, जो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं, दे टोटली डिस्ट्रॉय दैट हार्ड ड्राइव और दैट मीडिया जिसके अंदर वो डेटा है, दे टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज कि जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर डिलीट दबाते हैं तो आपकी फाइल डिलीट नहीं होती है। लोग समझते हैं मेरी फाइल डिलीट हो गई है, लेकिन फाइल डिलीट नहीं होती है, फाइल का इंडेक्स डिलीट हो जाता है, आपको वो फाइल नजर नहीं आ रही, पहुंचने का रास्ता, वो पाथवे, वो रास्ता खत्म हो जाता है कि आप उस तक पहुंचेंगे, फाइल वही रहती है। कभी आप ये सोचे कि लोग रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपकी फाइल वापस कैसे आ जाती है, क्योंकि अगर एक बार फाइल डिलीट हो ही गई है तो वो वापस कहां से आई। तो होता यह है कि आपके मीडिया के ऊपर से उसका एक इंडेक्स डिलीट कर दिया जाता है, आपको एक स्पेस नज़र आ रहा होता है, लेकिन होता क्या है, जब हम उसके ऊपर डेटा दोबारा रीराइट करना शुरू करते हैं तो हमारा पुराना जो इंडेक्सेड डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसका सबसे आसान हल ये जो आपका सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमारी हार्ड ड्राइव है या हमारा मोबाइल डेटा है, एक ज़ीरो लेवल फॉर्मेटिंग नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम अपनी हार्ड ड्राइव्स के साथ यूज़ करते हैं, और मोबाइल्स में भी काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके हार्ड ड्राइव मोबाइल की जो मेमोरी है उसको टोटली वाइप कर देता है। तो अगर आप कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप लिस्ट कर सकते हैं, गूगल करें, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, यूट्यूब करें कि हाउ टू जीरो लेवल फॉर्मेटिंग योर मोबाइल फोन बिफोर सेलिंग आउट, क्योंकि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जीरो लेवल फॉर्मेटिंग ऑफ योर मोबाइल फोन या गैजेट बहुत जरूरी है अगर आप उसको रीसेल करना ही चाहते हैं। कुरान, एक और बहुत अहम सवाल कि ये तो सब मिलिशियस एक्टिविटी से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए है, जाने अनजाने जो हम खुद अपना डेटा लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसमें बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी जैसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरह के क्विज़ेस और एप्लीकेशंस आती हैं और वो ऐप इस्तेमाल करने से पहले वो बाकायदा आपसे पूछता है कि दिस ऐप विल हैव एक्सेस टू योर नेम, टू एवरीथिंग दैट यू पोस्ट, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी फ्रेंड लिस्ट, और आपके बिहाफ पे हम पोस्ट भी कर सकते हैं। और हम इतनी उजलत में होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं, या कभी कभार यंगस्टर्स इतने नाइव होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये डेटा खुद वो हैंड ओवर कर रहे हैं किसी कंपनी को। इस बारे में भी लोगों की जरा आगे ही बढ़ाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया इधर डेटा, क्योंकि मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ सबसे पहले मेरी टॉपिक ही स्टार्ट डेटा से होता है कि देखें आज के दौर में जो जंग है ना वो डेटा की जंग है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे डेवलपर्स नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स नहीं है जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रिसेंट एक्टिविटी की बात करूँ तो पबजी नहीं बना सकते? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे डेवलपर नहीं जो फेसबुक नहीं बना सकते?
क्या आपको लगता है कि गूगल हम पाकिस्तान में, यूट्यूब हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते? हम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आप मेरे यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है मेरे पास डेटा नहीं है, और आपके पास डेटा है, फेसबुक के पास एक डेटा है, या किसी भी सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को लेकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। अच्छा, अब जो आप बात करिए कि जाने अनजाने में हम डेटा दे देते हैं, और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हम बहुत जल्दी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब टू बी नॉट बाइस, अगर मैं बात करूं तो 70% हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो विंडोज़ सिस्टम यूज़ करते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं होती। ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनकी कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी से हट के हम बात करते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, एक आजकल एप्लीकेशन चल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन, एक कोई भी आजकल जो भी फोटो लैब चल रही है मेरे ख्याल से, राइट, उसका एक प्रो वर्जन भी होगा। तो उन्होंने गूगल प्ले पे लगाया है प्रो वर्जन खरीदने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसका क्रैक कहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लग रहा है कि क्रैक जो आ रहा है, फ्री में डाउनलोड हो रहा है, तो वो मेरा कोई रिलेटिव था जिसने अपलोड करके दिया है कि बुरहान आप यूज कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब हेल्प नहीं चल रहा, दरअसल वो एक ट्रोजन भी हो सकता है, एक ऐसी डिवाइस, ऐप भी हो सकता है जो आपके गैजेट में जाकर आपके सारे डेटा को एक्वायर हैं कि जो अननोन ईमेल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या साथ में अटैचमेंट्स हैं, उनको बहुत ध्यान से खोलें। आपको ये वार्निंग आपका गैजेट भी कहता है कि ये अननोन सोर्स से आ रही है, आर यू श्योर यू वांट टू ओपन इट। बुरहान, बहुत तवील सब्जेक्ट है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। आपने हमारी नॉलेज में, इनसाइट में बहुत इजाफा किया है। आपको दोबारा भी जहमत देंगे सो दैट वी कैन अनपैक द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अ लिटिल मोर। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ हमेशा 11 बजे तक होता है, लेकिन इसके अलावा आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। अभी हम थोड़ी देर पहले साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो अब समझ में आया कि वन ऑफ द न्यू जॉनरास जिसके लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, दैट इज वो इंस्पिरेशन। यानी हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें इंस्पायर करे, हमें बताए कि हमारे मसलों का हल क्या है, अगर हम कहीं उलझ गए हैं तो हमें सही रास्ता दिखाए। मेरे ख्याल में ये सदका जारिया भी है। पहले अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स बकायदा एक जॉनरा नहीं होते थे और उनकी भी रॉक स्टार्स की तरह बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स की तरह बड़े इवेंट्स नहीं भी होते थे, तब भी मेरे ख्याल में हमारे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स है जो अच्छा मशवरा दे सके, जो आपको आपकी उलझन से निकाल सके, उसकी अपनी एक हैसियत होती थी। लेकिन आज अचानक से हमें ये भी नजर आता है कि हर दूसरा शख्स अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है, और इंसान सोचता है कि क्या इनके पास रेलेवेंट ट्रेनिंग, कोचिंग और तजुर्बा भी मौजूद है या नहीं। मैंने पर्सनली कभी किसी मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में इसको कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ी जहां पे अलग अलग स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं किसी ट्रेनिंग को एक कार्ड लेके घूमता हुआ देखती हुए ही और शी हैज बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि ये फील्ड और इसकी प्रैक्टिस कितनी रेगुलेटेड है, और आपको किसी शख्स को अपना कोच, अपना मेंटोर या उसकी मेंटोरशिप को एक्सेप्ट करने से पहले किन किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। और इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने के लिए वी हैव पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स। इनकी किताबें, इनकी बातचीत, इनके इवेंट्स को आप टेलीविजन पे भी देखते हैं, बराह रास्त भी इनसे राब्ता रहता है लोगों का। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कासिम के लिए। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात, क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि टीचर की एक पावर, एक आपके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली भी यूज करते हैं, कुछ लोगों का इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। यानी जो स्टूडेंट भी है वो अपने तरीके से चीजों को भांप रहा होता है। तो डिस्टेंस लर्निंग का या फिर मोटिवेशनल टॉक को सुनने का क्या कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए माहिर नफ्सियात हैं सिद्रा जावेद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया
सिद्रा हमारे साथ होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड करंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट जनाब रमशा रजा हमारे साथ भी मौजूद हैं, who is again practicing the best of ethics and making sure that people can benefit from them. So बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का यहाँ मौजूद होने का। कासिम, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त बहुत सारे लोग they are working and operating as motivational speakers, consultants, gurus, coaches, क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बिल्कुल तमहीद बड़ी अच्छी है और आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि चंद साल पहले जब मैंने शुरू किया तो इतने लोग नहीं थे। इतने लोग इसलिए भी नहीं थे, शायद लोग थे लेकिन सोशल मीडिया नहीं था और ये सब लोग हाईलाइट नहीं होते थे, सामने नहीं आते थे। आपके मेरे दौर में आपको याद होगा ये लोग वीडियो नहीं बनवाते थे, ये अपना स्क्रिप्ट नहीं देते थे, स्लाइड्स शेयर नहीं करते थे। लेकिन ये एक पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, इसमें फेसबुक आया, इसमें यूट्यूब आया और ये सब चीजें आपके सामने नजर आने लग पड़ी। गुजारिश ये है कि ये जितने भी इस वक्त आप देखते हैं बच्चे, दरअसल ये फॉलोइंग है, इसमें से कोई काबिल है तो उसने अपनी जगह बनाई होगी रिजल्ट्स देने से, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, उसके बाद उसने अपनी जगह बनाई होगी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से। लेकिन आप देखिए कि सिंगर जो क्लिक करते हैं, जो जिनके गाने फिल्मों में चल जाते हैं या जिनके गाने बड़े वायरल हो जाते हैं, उसके अलावा कितने सिंगर्स होते हैं और वो उनका नाम नहीं बन पाता लेकिन वो भी अपने आप को सिंगर कह रहे होते हैं। मेन रोल एक्टिंग का चंद लोग कर रहे होते हैं, वो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, विलन होते हैं, लेकिन साइड रोल कितने होते हैं, वो सब के सब अपने आप को एक्टर कह रहे होते हैं लेकिन उतने कामयाब एक्टर नहीं होते। आपको दुनिया में बड़ी बेहतरीन तहरीरें जो दुनिया में एस्टैब्लिश्ड हुई है, बड़े बड़े राइटर्स की, टॉल्स्टॉय है, दोस्तोयेव्स्की है, चेकोव है, या हमारे फैज साहब हैं, इलामा इकबाल है, बड़े नाम है। इसके अलावा इनके ही अदवार में कितने शायर थे, कितने राइटर्स थे जिनके नाम नहीं बन पाए, वो गुमनाम हो गए। अब हुआ ये क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन देने की बात है। हमें मानना पड़ेगा हर जिंदगी का काम जो हमने सीखा, वो साइकिल चलाना था, वो आटा गूंदना था, वो चाय बनाना था, वो चलना था, खाना था, पीना था, एबीसी लिखना था, वो हमने किसी से सीखा, वो हमारा ट्रेनर या कोच था, वो हमें मोटिवेट करने वाला था, हमारे कंधे पे थपकी देने वाला था, हमें शाबाशी देने वाला था। वो चाय की पहली प्याली जो बच्ची बना के लाती, बेटी अपने बाप को पिलाती है और वो सिप लेके कहता है शाबाश मेरा बेटा, वो भी मोटिवेशन दे रहा होता है। तो बात यहाँ देखनी पड़ेगी किस फील्ड की बात की जा रही है और किस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है। अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा इलैबोरेट करूं कासिम, सवाल आपसे मेरा ये होगा कि देखिए जी, आपने बात बिल्कुल बजा कही, लेकिन क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग ये बाकायदा एक शोबा या एक पेशा हो सकती है? दैट्स माय क्वेश्चन। यानी देखिए, अगर जहांगीर खान साहब की बात की जाए, वो माशाल्लाह चैंपियन है स्क्वॉश के, उनके जैसा स्क्वॉश का प्लेयर किसी ने नहीं देखा। तो अगर वो हार जीत के ऊपर बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जब वो अपने डार्क सीक्रेट्स में थे, उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और उन्होंने बज़ाहिर ये करके दिखाया। तो यानी ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन उनकी जो जिंदगी की जुस्तजू और जो जर्नी रही है वो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन जो शख्स अपने आप को पेशा वराना तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर कहे, उस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा सिद्रा, इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? अफवाज पाकिस्तान है, कॉर्पोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको हर जगह पे ट्रेनर्स नजर आएंगे। इन सब बड़े बड़े इदारे, इसमें स्टाफ कॉलेज है, इसमें सिविल सर्विसेज एकेडमी है, इसमें नेवी के इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें एयरफोर्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें जुडिशियल एकेडमीज हैं। सब जगह पे एक दो टॉपिक्स लाजमी ऐसे हैं जो मोटिवेशन के, लीडरशिप के, पर्सनल डेवलपमेंट के, ग्रूमिंग के ऐड किए गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के साथ जो टैग थोड़ा सा नेगेटिव अटैच हुआ है, वो अटैच हुआ है कि हवा में बातें करना, कि आपने साइकिल रस्सी बांधी है, ट्रक बांधा है, खींच दे। आजकल देखिए ना फनी चीजें क्या बन रही हैं, इस पे फनी चीजें बन रही है। बंदर ने स्टिक पकड़ी हुई है, शेर को वो स्टिक मार रहा है और पीछे लिखा है इसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा। ये फन बनने लग पड़ा। बुनियादी तौर पर जिस बंदे की अपनी जिंदगी में कुछ सक्सेस नहीं है, जिसने खुद स्क्रैच से शुरू करके कोई मकाम नहीं पाया, वो लोगों को लाख कहता है, वो कुछ कहता रहे, वो कामयाबी नहीं दिला सकता। दूसरी बात यह कि मैं समझता हूं बीइंग अ स्पीकर एक थीम होता है कि आप किस थीम पे काम कर रहे हैं। आप हर चीज के गुरु नहीं हो सकते। मेरी 4700 वीडियोस हैं,
4700 वीडियोस एथिक्स पे मबनी है। कहीं मैंने कहा बाप को जफ्फी लगानी चाहिए, कहीं मैंने कहा राइटिंग खुद लिखना चाहिए, कहीं कहा किताब पढ़नी चाहिए, कहीं कहा नौकरी नहीं कारोबार करना चाहिए। तो आप थीम्स डिफाइन करते हैं, मोटिवेशन किस चीज की दे रहे हैं। एक मोटिवेशन एक बहुत बड़ा जॉनरा है, उसमें भी आपकी कोई ना कोई आपने अपने लिए फोकस एरिया चुनना बहुत जरूरी है। सिद्रा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो एक बात मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह होती है कि लोग अगर आप में ये बात करने का गुण मौजूद है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस वक्त अपने आप को पब्लिसाइज करना, पब्लिक अटेंशन लेना आसान है, लेकिन फिर आपका जो पर्सोना होता है और आपकी रियल लाइफ जो आपकी असल जिंदगी है उससे लोग मुआवजा भी करते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कॉल और फेल में तजाद है, आप लोगों को सलाह देते हैं कि जी रिस्पॉन्सिबली एक्ट कीजिए, एकदम गुस्से में ना आइए, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कई डिसीजंस बड़े गुस्से में, बड़े तेजी से लिए हैं, तो फिर पीपल से कि यार जो आप सलाह दे रहे हैं वो आप अपनी जिंदगी में खुद फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को फिर आप किस तरह देखते हैं? क्या हमें उन पे यकीन करना चाहिए? ओके सिद्रा, सो इस पे एक छोटी सी मिसाल अगर मैं दूँ, आई थिंक हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमारे प्रॉफिट के पास जब एक इंसान आया और उसने कहा कि मुझसे चीनी, मतलब एग्जैक्टली मुझे वो मतलब मैं इसका मफ़हूम पेश करूँगी कि चीनी जो है वो मुझे छोड़नी है अपने अपनी डाइट में से। तो उन्होंने इसे 3 दिन के बाद बुलाया, ठीक है, और उसके बाद जाके उससे ताकीद की कि हाँ ठीक है अब तुम चीनी छोड़ सकते हो। और जब उनसे पूछा गया कि आपने मुझे 3 दिन बाद क्यों बोला, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैंने पहले 3 दिन खुद जो मैं चीनी इनटेक करता था वो मैंने खुद उसमें कमी लाने की कोशिश की। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप जिस चीज़ के लिए किसी को इस्लाह कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपने खुद अपने गिरबान में झांकना है कि इफ़ यू आर डूइंग दैट थिंग और नॉट। और अगर हम मोटिवेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ़ यू फील लाइक कि आपके अंदर मोटिवेशनल स्किल है, आपकी बात से लोग कन्विंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा होता है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज दे नो दैट दे कैन कन्विंस अदर पीपल। तो आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि अगर आपको लगता है, देखिए इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर वो अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, और भले उसके पास वो डिग्री नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो खुद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यस, अगर ऐसा है कि आप जो है वो मैनिपुलेट करें जस्ट बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आप में कन्विंसिंग पावर है। आपकी बात को आगे ले जाते हुए मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि देखिए जी, कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ साइंस को देखना पड़ेगा आपको। ये बात बिल्कुल सही है जैसे सिद्रा ने इशारा दिया कि पूरी दुनिया में लाइफ कोचिंग एक रेगुलेटेड बॉडी नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें एक डॉक्टर की, तो एक डॉक्टर की डिग्री का होना पाकिस्तान में जैसे PMA से उसका वेरीफाइड होना जरूरी है, लेकिन हर शख्स मेहनत करके, जुस्तजू करके, अपने आप को सही पोजीशन करके, इन चीजों के बारे में मालूमात हासिल करके लाइफ कोच बन सकता है। लेकिन फिर जिम्मेदारी उस शख्स पे भी आयद होती है जो किसी ऐसे शख्स को कमीशन करे, चाहे इदारे के रूप में या पर्सनली। अगर मैं किसी से सलाह ले रही हूँ तो खुद मुझे ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। वो क्या गलतियां जो हम कॉमनली करते हैं, ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार है, लेकिन अगर आपने इदारे के रूप में या फिर पर्सनली अगर किसी को एंगेज करना हो तो कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? रमशा, आप खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, लेकिन कई लोग किसी की कोई जांच पड़ताल नहीं करते, नहीं देखते कि उसके पास कोई डिग्री है, सर्टिफिकेशन है या नहीं। इन चीजों में भी हमने देखा गया है कि ट्रेनिंग बजट दिए जाते हैं, और जो शख्स आपको आपके बजट में फिक्स होता हुआ नजर आता है, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास इल्म कैसा है, ट्रेनिंग कैसी है, उसको उस जॉब के लिए हायर कर लिया जाता है। क्या कहेंगी आप? सिमिलरली इसी तरह होता है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 ग्रुप्स है हमारे पास, सही है। इसमें एक ग्रुप जो है ना, वो वांट सम इंस्पायरिंग स्टोरीज, वो नई 2-4 स्टोरी सुन के उस पर्सन को, उस स्पीकर को आइडियलाइज करने लगता है, उसको अपना आइडियल मान लेता है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है वो उस इंस्पायरिंग स्टोरीज को
उससे उसका नहीं काम चल रहा होता, दे वांट सम सॉलिड सब्सटेंस जिसमें वो रीजनिंग मांग रहा होता है कि मैं कुछ सॉलिड सब्सटेंस उसमें से अवेल कर सकूं। अब जो टेक टॉक के जो सीईओ हैं क्रिस एडिसन, मैं उनकी कोटेशन अगर कोट करूं तो वो कहते हैं कि हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो हमारी ऑडियंस के माइंड को शिफ्ट कर सके, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्रिपेयर कर सकें कि हम अवेयर कर सकें उनके व्हाट इज रॉन्ग एंड वी कैन चूज what is good for them and what is not. Like हम उनमें शऊर पैदा कर सकें कि आप अपने लिए right and wrong choose कर सकें, who is the one जो आपको एक substance provide कर रहा है और जो आपको सिर्फ कहानियां सुना रहा है। अच्छा, ये बड़ा अहम पहलू पे आपने बात की है। सिद्रा, क्या कहेंगी कि इंस्पिरेशन, कभी कभार आप देखें इट्स लाइक कि लोग आते हैं, कोई अपनी कहानी सुनाता है, उसके लिए आप एक असर लेते हैं, वो 1 घंटे के लिए असर करती है, कभी 1 दिन के लिए, कभी 1 हफ्ते के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि क्या मोटिवेशन, यानी कैन समबडी एक्चुअली इंस्पायर यू? इंस्पिरेशन तो कहते हैं ना कि अंदरूनी मामला है। मैं अपने आप को जब एक्सपेक्ट कर लूं कि भाई अब मुझे अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड करना है, दैट्स व्हेन आई विल टेक एक्शन। क्या दूसरा शख्स आके उस पे कोई मौसर तरीके से उसको एक्सपेडाइट कर सकता है, उसमें कोई मेरी मदद कर सकता है, या ये खाम ख्याली है? हमारी नफ्सियात क्या कहती है? आप सी सिद्रा, ऐसा हम लोग बड़े मजे से आके अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वहाँ पे ना लोग इतना सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते बिकॉज सिचुएशन और जर्नी डिफरेंट है, राइट? हाँ ठीक है, आपने ऐसा किया, कुछ लोग आपसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बहुत अच्छा इंस्पायर होकर बोलेंगे ओ यस वी विल आल्सो डू दैट, बट देन जब वो अपनी रियल लाइफ में आएंगे तो वो देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और है, ठीक है? तो हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज बताने के बजाय हमें एक जर्नी की ज़्यादा बात करनी चाहिए कि एक इंसान जब हर्डल्स फेस करे उससे कैसे गो थ्रू करे, ठीक है? उससे कैसे गेट थ्रू करे, कैसे बाहर आए, ठीक है? किस जगहों पर जब उसको लैक ऑफ मोटिवेशन फील हो, जब वो फेलियर को फील करे। कहा जाता है ना कि इतनी सक्सेस स्टोरीज ना देखें, अगर आपको देखना है तो फेलियर स्टोरीज ज़्यादा देखें कि कितना फेल होने के बाद भी इंसान अपनी मोटिवेशन ख़त्म नहीं की और वो अपनी लाइफ में आगे चलता बढ़ता रहा। क्योंकि आप सिर्फ एक टर्म सक्सेसफुल इंसान को देख के हम आइसबर्ग देखते हैं ना ओशन के ऊपर, हमें वो सक्सेसफुल इंसान दिख रहा होता है, बट उसके अंदर, ओशन के अंदर जो इतना बड़ा आइसबर्ग हमें दिख रहा होता है, उसके अंदर उसकी एफर्ट्स, उसकी रिजेक्शंस, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इन सब के ऊपर कोई आज सच बात नहीं करता। एवरीबडी सीज द आइसबर्ग ऑन द टॉप, राइट? सो ऑल वी नीड टू डू इज हमें जर्नी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और नफ्सियात भी यही कहती है कि आप अपनी स्ट्रगल के ऊपर ध्यान दें, आप अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान दें, डेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जो सलाह है, जो आपकी बात है, इट इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, यानी अल्लाह ताला से, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जो दुआ मांगी थी वो ये था कि मेरी जुबान की गिरा को खोल दे ताकि मेरी बात आसानी दूसरों के दिलों तक उतर सके। कासिम, कभी कभी आप ये महसूस करते हैं कि वही बातें, बड़ी बेसिक बातें हैं, लोगों को आप समझा रहे हैं, उन पर वीडियोज बना रहे हैं, वो आपसे इंगेज भी करते हैं, शायद वादा भी करते हैं कि अपने आप को तब्दील करेंगे, लेकिन फिर तब्दील होते नहीं हैं। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपकी अपनी मोटिवेशन का क्या होता है जब इस तरह के हालात आप देखते हैं? सिद्रा, एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि हम लोग इस वक्त 3 लोग पैनल पे मौजूद हैं और आप कंडक्ट कर रही हैं प्रोग्राम। हम चारों की जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन थी तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। इंस्पिरेशन के बगैर जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि वो ख्वाब देखे मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है और वो आज बन के ना बैठा हो। आपने डिबेटर का, एंकर बनने का ख्वाब देखा होगा, ट्रेनर बनने का ख्वाब देखा होगा। मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था बच्चों को, हमने ख्वाब देखा कि यार हमने पढ़ाना इदारों में, आज कितने इदारों में पढ़ा रहे हैं। कोई सर्टिफाइड कोच है, उसने कभी ख्वाब देखा होगा, किसी से इंस्पायर होकर देखा होगा। दूसरी बात यहाँ पर ऐड कर दूं, जो दोनों हमारी पैनलिस्ट ने बात की, दुनिया में 800 साल गुजर गए रूमी को गए, और मसनूई रूमी दुनिया की वो किताब है जो 40 जुबानों में तर्जुमा हुई है। छोटी छोटी कहानी है, वो छोटी छोटी कहानियां मल्टी लेयर है, उसमें इतना विजडम है कि आज भी एक डिप होती है ना, ऐसे पेन आप डुबोते हैं और निकालते हैं, अलिफ शफक सिर्फ डिबो के निकालती है तो एक किताब लिख देती है 40 रूल्स ऑफ लव। उन कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में कितनी ताकत होगी कि वो कहानियां आज के बंदे के साथ रिलेट करती हैं। कुरान में कितने किस्से हैं, कितनी कहानी है
कितने तज़किरे हैं पिछली कौमों के, लेकिन आज भी विजडमफुल दुनिया की सबसे बड़ी किताब एक मोमिन मुसलमान के लिए कुरान पाक है। गुजारिश ये है, आप किसी भी कहानी से, किसी भी नज़म से, किसी की जिंदगी से आपने अखज़ क्या किया, ये नहीं हो सकता। कई ऐसी मूवीज है जो इंस्पायर कर देती हैं, कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है जो इंस्पायर कर देती हैं। एक चूंटी बार बार गिरती है, आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से कहानी पढ़ी, चूंटी बार बार गिरती रही और गिर के उठती रही, और बादशाह जो गार में छुपा हुआ था उसने फैसला किया कि यार ये चूंटी होगी, कोशिश नहीं छोड़ी, मैं इंसान हूं, मैं कोशिश कैसे छोड़ दूं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कासिम, आपकी ये सारी बातों से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हम इंसानियत के और अपने वक्त के एक ऐसे दौराहे पे हैं जब हम में से हर शख्स मुश्किलात में एक तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान में तो हो सकता है ये इतनी फॉर्मलाइज मार्केट ना हो, लेकिन दुनिया में ये एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पे सेमिनार से लेके, वीडियो से लेके, कोचिंग प्रोग्राम्स तक कई हजार डॉलर्स में बिकते हैं। और फिर जब हम स्कैम्स को अगर देखें तो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े गुरु जिनकी एक लाखों करोड़ों में शायद फॉलोइंग थी, जब वो एक्सपोज होते हैं तो पता चलता है कि उनके अपने मामला कितने खराब थे, कहाँ उन्होंने टैक्स एवेजन की, कहाँ उन्होंने गबन किया, कहाँ उन्होंने लोगों के साथ ज्यादतियां की, कहाँ उन्होंने लोगों को, जो एक बड़ा सीक्रेट उनका एक ताल्लुक था लोगों से कि आप उनके मेंटोर थे, किस किस तरह उनको मैनिपुलेट किया, किस किस तरह उनको अब्यूज किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोटिवेशनल टॉक्स और इंस्पायरिंग कोचिंग की भी इस फील्ड को रेगुलेट नहीं करना चाहिए? इसकी शदीद जरूरत है, क्योंकि एक मर्जिंग, एक नया ट्रेंड है। आज से 20 साल पहले ब्लॉग के वर्ड को कोई नहीं जानता था, आज से 25 साल पहले डेवलपर के वर्ड को कोई नहीं जानता था, आज से 25-30 साल पहले कंटेंट राइटर का वर्ड नहीं होता था। ये सब नई इस्तेलाहात और नए प्रोफेशंस मार्केट में आए हैं। इसी तरह ट्रेनर, कोच, एचआर एक्सपर्ट, ये सारे नए टर्म्स हैं। 25-30 साल पहले एचआर एक्सपर्ट की टर्म नहीं थी, या आप कह लीजिए मास्टर ऑफ सेरेमनी का कंसेप्ट नहीं होता था, या कोच का, या लाइफ कोच का, ट्रेनर का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जानने वाले का कंसेप्ट नहीं होता। ये सारे के सारे नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। शदीद जरूरत है पाकिस्तान में कि इसकी एक प्रॉपर बॉडी बने, और वो बॉडी जो है वो रेगुलेटरी देखे, असूल्स बनाए, ज़ाब्ते बनाए, और वो पूरी ताकत रखता हो कि सर्टिफाइड वो करे। हमारे यहाँ बेशुमार ट्रेनर्स, कोच मौजूद हैं जो बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं पार्टिसिपेशन का। मैंने भी बड़े बच्चों को तैयार किया होगा, लेकिन सिद्रा हमें मानना पड़ेगा ये 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती जब तक आपका अपना लाइफ का विजडम नहीं है। बड़ा एथिकल डिलेमा है कासिम, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप देखें हर कोई कहता है मेंटल हेल्थ की आजकल बहुत अहमियत है। हर स्कूल और कॉलेज में आपने एक काउंसलर और एक थेरेपिस्ट रखा हुआ है, लेकिन क्या वो थेरेपिस्ट, वो काउंसलर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो भी कर रहा है या नहीं? हम छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिशनर्स के पास भेजते हैं एंड बच्चा इज वेरी वल्नरेबल, उसके जहन में जो ख्याल, जो सोच डाल दी जाएगी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। अक्सर पेरेंट्स भी इस बात पे बड़े खौफ नजर आते हैं कि हमने किसी टीचर या काउंसलर के पास बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो कोई ऐसी पट्टी पढ़ा दी है कि बच्चे को अब कुछ समझ ही नहीं आता। हो सकता है वो बहुत मुखलिस अंदाज में बता रहा हो, लेकिन बच्चा उस एज में रेडी ना हो। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, आज हम नौजवानों को, इंडिविजुअल्स को ये बात कहते हैं कि अपने कंडक्ट की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, अपनी खुशी, अपने इमोशंस का खुद ख्याल रखिए। लेकिन अगर यही बात एक 12 साल के बच्चे को अगर बता दी जाए और वो अपने पेरेंट्स की हर बात को क्वेश्चन करने लगे कि नहीं जी मेरे अपने ख्वाब है, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं लोग क्या कहें कि डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, तो हो सकता है वो आगे बढ़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर ले। इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं हम लाइफ कोचिंग और मोटिवेशनल टॉक्स की, खुसूसन अगर यंग ऑडियंस इन लोगों की, यानी नौजवान नस्ल अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करती है तो उनकी बात का क्या सही, उसकी डेप्थ, उसका नतीजा, उसकी मसलहत को अखज़ भी कर पाती है या नहीं। रमशा, आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, कई बच्चे सेमिनार्स में जाते हैं, बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि वो कीजिए जो आपका दिल चाहता है, अपने ख्वाबों को फॉलो कीजिए, लेकिन जब वापस आते हैं तो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी मैंने तो बच्चे को कहा था पढ़ाई करो, अब उसने फैसला कुछ और कर लिया है, उसको एक कोच या मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया जो कहता है हाँ बाकी तुम्हें दुनिया समझती नहीं, वो करो जो तुम्हारे दिल में है, और उनको लगता है कि इस मोटिवेशनल स्पीकर ने तुम्हारे बच्चे को गुमराह कर दिया है। क्या कहेंगी आप?
अच्छा, ये होता ही है कि जब हम किसी जो भी एक नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर होता है या जिसने प्रोसेस से नहीं गुजरा होता है, अब वो उसने 4 किताबें पढ़ ली हैं एंड नाउ ही इज लाइक उसने ऑडियंस ग्रैब कर ली है कि मैं इनको बच्चों के माइंड के साथ दे स्टार्ट प्लेइंग विद दिस चाइल्ड माइंड ना, तो वो 4 किताबें पढ़ के ना उसमें उसने 10 मॉडल्स निकाल लिए, बिहेवियर मॉडल्स ना, आपके लिए ये वाला मॉडल है, आपके लिए ये वाला मॉडल है, तो वो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है कि ये वो उसकी लाइफ के लिए शायद ना बना हो, वो उसके लिए नहीं हो। लेकिन जो एक सर्टिफाइड और जो एक जर्नी से गुजरा हुआ एक एक्सपीरियंस्ड एक ट्रेनर कह लें या स्पीकर कह लें, उसे पता होता है कि मेरे ऑडियंस में कौन सी टाइप बैठी हुई है, तो दे नो कि मुझे कौन से मॉडल को किस बच्चे को किस तरह से इलैबोरेट करना है। तो वो अब एक एग्जाम्पल ले लें, एक बुक रीड करना इज जस्ट एज एन आर्ट, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। किताब पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन किताब के अंदर के वर्ड्स को समझना इज वेरी टफ। हर कोई, अब एक एग्जाम्पल ले लें कुरान की, कुरान उतार दिया हम पे, हम अब कुरान को समझने के लिए भी हमें कुछ आलिम की, कुछ उलमा की, कुछ मौलानाओं की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम उसके अंदर। अगर मैं यही बात आपकी तरफ लेके आना चाहूँ, क्या कहेंगी आपके अक्सर पेरेंट्स को इस बात पे रहता है, उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स के आइडियाज काफी रेडिकल भी लगते हैं। उनको लगता है कि जी, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स के जो सेमिनार्स अटेंड किए हैं, उसमें बात होती है लोग क्या कहेंगे पे, तो पेरेंट्स और हमारा खानदान, हमारा सोसाइटी सिस्टम इसको डायरेक्ट वार समझता है पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम पे। वो कहते हैं जी बच्चों को ये तरगीब दी जा रही है कि बेरा रवि की तरफ चले जाओ, लोगों का ख्याल ना करो, कोई लिहाज मुरब्बत ना हो, वो करो जो दिल में आता है, और इससे काफी लोगों को प्रॉब्लम है। Where do you see ये कोई साजिश है, मोटिवेशनल स्कूल की अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट है, या उनका तज्जिया है जिसको गलत तरीके से समझा जा रहा है? What's your take on it? सी हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे आप सर्टिफाइड हैं, जनरली आपको शौक है बोलने का और आप बोलना चाहते हैं, तो अपनी ऑडियंस जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपने ये ज़रूर देखना है कि अगर वो बच्चे, तो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि वो बच्चे हैं एंड दे हैव दिस वल्नरेबल पर्सनालिटी, ठीक है, वो बहुत इजीली इफेक्ट होंगे, आप उसे कुछ भी कहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से इन्होंने फलां टीचर से इंस्पायर होके अब ये घर में ये चीज़ें लाया या इस तरह से हरकतें कर रहा है और अब हमारे सर का दर्द बन चुका है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हमें रियलाइज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बीइंग अ थेरेपिस्ट अगर क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, तो मैं हर क्लाइंट के हिसाब से देखती हूँ कि किसके ऊपर कौन सी थेरेपी लगेगी, राइट। जैसे एक के साथ CBT चलेगी, तो एक के साथ सोल्यूशन फोकस चलेगी, किसी के साथ पर्सन ओरिएंटेड चलेगी। सेम इज द केस विद अगर मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं, एंड जैसे इन मैम ने कहा कि आपको ऑडियंस को देखना है कि उनका दिमाग या इस एज में वो कितनी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं और कौन सा मॉडल एक्चुअली उनके लिए बेहतर होगा। और अगर टाइम दे सके आफ्टर अ मोटिवेशनल सेशन, कोशिश ये करें कि जनरल मतलब अपने लेवल के हिसाब से, जो कहा जाता है ना कि तरबियत भी अगर आप करो तो अपनी ऐसी तरबियत ना करो जैसे आपकी तरबियत हुई है, बिकॉज आपकी जनरेशन डिफरेंट होगी, राइट। सेम इज द केस विद मोटिवेशन। इसके अलावा सिद्रा, जैसे अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, रमशा ने कहा कि आप कुरान हकीम को भी अगर हमें समझाने के लिए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम होते हैं जो अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना इल्म तक पहुंचाते हैं। कासिम, जब हम मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात करें, ये इतना ब्रॉड जॉनरा है, इसमें कौन शख्स कौन से बिहेवियरल पैटर्न को, किस फॉर्मूला को, किस थ्योरी को फॉलो कर रहा है, इसकी कोई खास आगही होती ही नहीं है। एवरीबडी थिंक्स के बड़े मोटे मोटे लफ्ज जो बिकते हैं, यूथ इश्यूज पे बात कर लेंगे जी, एथिक्स पे बात कर लेंगे, लीडरशिप पे बात करनी, कम्युनिकेशन पे बात करनी है, लेकिन आपका क्या स्कूल ऑफ थॉट है ये हमें नहीं पता होता। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जेन्युइन लोगों में और जो बिल्कुल सतही इंफॉर्मेशन रखते हैं उसमें हम फर्क नहीं कर पा रहे। तो क्या कहेंगे आप? लेकिन सिद्रा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई जितना मर्जी बड़ा फनकार हो जाए, उसको अगर अपना मकाम बनाना है, फॉलोइंग बनानी है, वो काम के बगैर नहीं बना सकता। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी फील्ड में शॉर्टकट नहीं है। कोई जितना मर्जी मैनिपुलेट कर ले, ये हो नहीं सकता। और दुनिया की हर फील्ड के अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी अहम चीज ये है कि पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग या ट्रेनिंग या कोचिंग में सबसे अहम चीज ये है कि यहाँ पर लोकल में काम हुआ ही नहीं है।
हमारी किताबें इस पे मौजूद नहीं है, हमारे पास लिटरेचर मौजूद नहीं है, हमें फिर गोरे को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, गुड लक है कि हमारा स्पीकर, हमारा ट्रेनर वो अकीदे में, कॉन्सेप्ट में, ईमानियात में ठीक हो। अगर वो ठीक है तो फिर वो स्टीफन कोवे को भी मोल्ड कर देता है अपने मुताबिक, वो टॉनी रॉबिन्स को भी अपने मुताबिक कर लेता है, वो रॉबिन शर्मा को भी थोड़ा सा बदल सकता है। लेकिन अगर उसका अपना अकीदा ही ठीक नहीं है, लाइफ के बारे में उसकी अप्रोच ठीक नहीं है, और वो गलती से उन सब कंटेंट, किताबों को, मटेरियल को यहाँ प्रमोट करने लग पड़ा है बगैर किसी फिल्टर के, तो सितम और जुल्म ये होता है कि फॉलो करने वाले का ईमान चला जाता है। मैं ये कहूंगा कि इस फील्ड के जितने मुर्शिद हैं, मैं नाम नहीं देता, आप भी और मैं भी जानते हैं, तमाम बड़े लोग, उन सब की सक्सेस स्टोरीज हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन है, उन सब के शागिर्द हैं, उन सब के कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में, इदारों में बड़े नाम मिलेंगे जो कहेंगे यार हमने इससे सीखा है, हमें इससे मोटिवेशन मिली है। अब आप देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक काम है, इस पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं, कम्युनिकेशन स्किल काम है, इस पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं। मैं कहता हूँ ट्रेनिंग, किताब और सर्टिफिकेट ये कोई गारंटी नहीं है, ये ट्रैक पे चला सकता है। सीखना आपने अपनी मेहनत से, अपने शौक से है। यानी कई दफा आप, यानी आपने कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है। कुछ लोग होंगे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होंगे, और कुछ बावजूद इसके कि उनके पास तमाम तर ट्रेनिंग है, उनमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी कि वो उसको कैरी कर सकें। बड़ा अहम है जी कि इस बैलेंस को लेके चलें, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड। आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स एवरीबॉडी द बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन फिर भी अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, अपनी जाती इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे शख्स के हवाले करें या उससे डिस्कस करें जिससे आपको नुकसान ना हो, जिस पे आप एतबार कर सकते हैं, और ये एतबार, ये एतमाद ओवर टाइम ही आप अर्न कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे पैनल में शामिल थी सिद्रा, रमशा और कासिम। थैंक यू वेरी मच टू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़।